हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम शॉर्ट नोट्स का वो वीडियो जो थर्ड पार्ट है आप लोगों के पास है, इसमें आप देखेंगे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी यूरिनरी सिस्टम से कितने शॉर्ट नोट के क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट है। ये कह लीजिए कि मैं 4, 5 या 10 साल के पेपर का देख के तब इसमें क्वेश्चन फीड किया हूँ। ये मान के चलिए कि मतलब कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी लापरवाही ना बरतिए आप लोग, और ना ही अनअवेयर हुई, क्योंकि देखिए आपका ये अब तो जुलाई देख लीजिए कि आधा आ गया, ठीक, आज 11 है जुलाई, ठीक। उसके बाद देखिएगा जुलाई आ गया, उसके बाद अगस्त लास्ट तक आपको प्रैक्टिकल कहीं कहीं फाइल चेक कराना, कभी ये बनाओ, असाइनमेंट पूरा करो, फाइल वर्क पूरा करो, ये प्रैक्टिकल वर्क, सारे इसमें आपको व्यस्त रहने देंगे। कॉलेज वाले ऐसे करते हैं, और आपका डिपेंड करता है कि आप कितना मैनेज कर पा रहे हो, और करना सब आप ही को है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा, कॉलेज का भी काम करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा एफर्ट भी करना पड़ेगा। रही बात स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, कोई कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। और जैसा कि अभी ऐसा सुनने में आया है कि जो है कि हो सकता हो मे भी सेंटर जा भी सकता है, और नहीं भी जाए तो हर सेंटर पे जो कि दूसरे जगह के टीचर हायर किए जा सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। बट डोंट वरी, ऐसा अगर कोई सूचना होगा तो आपको प्रोवाइड कराएंगे, जैसा भी होगा बताएंगे। क्या एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी और जो भी नोटिफिकेशन आएगा स्टेट मेडिकल फैकल्टी से, वो हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, आज जो हम लेके आए हैं टॉपिक, वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक। देखिए, आप लोगों से बस यही कहूँगा कि जो भी कंटेंट मैं लाया हूँ, इतना मतलब कि मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप इसको हमारे साथ साथ अगर मेहनत करेंगे तो हौसला आप रखिए, रिज़ल्ट हम दिला देंगे। रिज़ल्ट इतना अच्छा आएगा कि क्या। और रही बात रिज़ल्ट की, नहीं रिज़ल्ट ही नहीं, आप अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करो हमेशा, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को, अपनी जिज्ञासा को और ले जाओ कि अच्छा आगे क्या हो सकता है, ये डिजीज़ है, इसमें क्या हो सकता है, वो आप सब कर सकते हो, बस ये है। तो ज़्यादा अब देर नहीं करते, ठीक है, आते हैं हम। देखिए, मानव उत्सर्जन तक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देखिए इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में है, ये है यूरिनरी सिस्टम यानी कि मूत्रोजनन तंत्र, ठीक, ये है। इसमें देख लीजिए सिस्टम है, जब कभी जैसे कि मान लीजिए बनाने को बोल देता है एग्जामिनर की ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए, तो आप देख लीजिए इस डायग्राम का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, इस डायग्राम का एक बार 2 बार जितना भी हो, एज ए इंटरेस्ट है, अच्छा लगना चाहिए, मतलब कि आपको ऐसा हो कि हम अच्छे से इसको बनाएंगे, कलरफुल बना लीजिए। उसमें बनाने के बाद इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। नाम में ही है, एड्रिनल ग्लैंड है जो किडनी के ऊपर है, ठीक। रीनल आर्टरी, रीनल वेन हो गया, ठीक, रीनल एड्रिनल ग्लैंड, रीनल आर्टरी, रीनल वेन और किडनी हो गया, और ये डॉर्सल एओर्टा, ठीक। और ये क्या है, यूरेटर जो किडनी से होके आता है, ठीक। तो ये सब सारे स्ट्रक्चर को एक बार बना के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसलिए हमने रख दिया है, ठीक। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक ही बार नहीं, कई 4-4, 5 बार ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ किडनी। सिंपल सा उसने कहा है कि किडनी का स्ट्रक्चर बनाइए और उसका नामकरण कीजिए, ठीक, इसी को कहते हैं लेवल डायग्राम। तो देखिए इसमें यहाँ पे इस फिगर को भी आप प्रैक्टिस 2 बार 3 बार कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि कलरफुल हो, ठीक। आप पेन से भी बना सकते हैं, आप पेंसिल से भी बना सकते हैं। एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम में आपके पास टाइम नहीं है, वहाँ पे कलर नहीं बनाना है, आपको ब्लू ब्लैक पेन ही यूज करके बस बनाना है। डिपेंड ये करता है कि आप लेबलिंग कैसा किए हो, हर पार्ट को नेम कैसा किए हो, राइट तरीके से किए हो,
मार्किंग इसकी होती है, नंबर इस पे मिलता है। तो इस फिगर को आप जो है कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा बना के, सिर्फ ऐसी 5 नंबर में, सोचिए 5 नंबर में ये डायग्राम बना के नामकरण कर दीजिए, बस इतना बहुत है। ठीक, पूरा 5 नंबर मिलेगा। ठीक, तो इसमें देखिए किडनी का टीएस जो दिखाया है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करके, तो इसमें देखिए रीनल कॉलम। ठीक, ये क्या है? रीनल कॉलम। रीनल कॉलम का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी नेफ्रॉन है, सब नेफ्रॉन का यहाँ पे क्या है, कौन सा पार्ट? यूरेटर वाला पार्ट खुलता है। ठीक, यूरेटर वाला पार्ट उसमें जो डक्ट वाला यूरिनरी डक्ट वाला ये खुलेगा। उसके बाद फिर यहाँ पेल्विस में सारे यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता है, यहाँ बीच में यूरिन यहाँ पे कलेक्ट हो। ठीक, इसे रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और उसके बाद अगला देखिए मेडुलरी पिरामिड। क्या है ये? मेडुलरी पिरामिड। नाम इसका मेडुलरी पिरामिड इसलिए पड़ा है कि जो हमारी किडनी होती है, किडनी में 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक मेडुलरी नेफ्रॉन। देखिए कार्टिकल में जो ये देखिए ये जो मेडुलरी है, ये मेडुला से ये बाहर गए हैं, और बाकी देखिए मैं जहाँ पे लाइनिंग कर रहा हूँ इसके अंदर जितने भी इस साइड ये क्या है? मेडुलरी नेफ्रॉन है। ये क्या है? मेडुलरी नेफ्रॉन है। और इसके बाद ये बाहर देखिए थोड़ा देखिए, ये थोड़ा दिख रहा है, ये बाहर निकले। ये क्या है? कार्टिकल नेफ्रॉन है। ये क्या है? कार्टिकल नेफ्रॉन है। और ये मेडुलरी नेफ्रॉन। नाम कार्टिकल इसलिए रखा है, ये कार्टेक्स रीजन में पाया गया है और ये मेडुलरी रीजन में पाया गया है। इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया है, कार्टिकल नेफ्रॉन और मेडुलरी नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में या फिर 1 मार्क के क्वेश्चन में राइट एंड रॉन्ग या ट्रू फॉल्स में पूछ देता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक, इतना, या तो फिर यूरिनरी सिस्टम ऐसे बोल दे तो आपको डॉट करके उसमें फिलिंग द ब्लैंक दे दिया, तो आपको सीधा नेफ्रॉन लिखना है। ठीक, तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा अपने नोट्स में। फिर उसके बाद आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये कहा है कि इसमें भी देखिए इस यूरिनरी सिस्टम से कुछ नहीं पूछा है आपको, देख लिए इसमें पूछा है कि ड्रा वेल लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। अब यही है नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन, ये देखिए नेफ्रॉन, ये क्या है? नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखिएगा, इंटरेस्ट रखेंगे तो बना लेंगे। मेरे हिसाब से मेरी बात अगर मानिएगा तो जो फिगर की प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसी फिगर का प्रैक्टिस कीजिए। ये इसलिए हमने रख दिया क्योंकि देखिए ये जो किडनी है, किडनी का पार्ट कट करके यहाँ दिखाया है, फिर यहाँ से जूम करके यहाँ दिखाया है। ठीक, जूम करके इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ दिखाया गया, इसलिए हम रख दे। और इसमें देखिए इस वाले फिगर में, ठीक देखिए इस वाले फिगर में क्या है कि इसमें पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी मतलब कि चारों तरफ, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब्यूल, जो नेफ्रॉन है उसके चारों तरफ ये ब्लड वेसल घिरे हुए, इन्हीं के बीच एक्सचेंज होता है। अभी जब यूरिनरी सिस्टम अलग से हम बताएंगे तो यूरिनरी सिस्टम में कि कैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है, यानी यूरिन कैसे बनता है। अगर यूरिन में जैसे कि ये फिल्ट्रेट है, आगे भी बताएंगे। देखिए ये ब्लड छन रहा है इस बोमेंस कैप्सूल में ये जो छन रहा है ब्लड, देखिए यहाँ पे छनने के बाद जो इस पार्ट में आता है, इस रीजन में आता है, यहाँ पे आता है, तो इस यूरिन में देखिए लार्ज मॉलिक्यूल और प्रोटीन और सेल को छोड़ के बाकी सब चीज़ क्या आ जाते हैं? फिल्टर हो जाते हैं। अब जैसे कि आयन उसमें भी आ जाएंगे, ठीक, कुछ ड्रग्स भी आ जाएंगे, छन जाएंगे, तो ये जाते हैं। बात यह है कि ड्रग्स जा रहा है तो चलो ठीक है, वो टॉक्सिक है, उसको बाहर यूरिन के थ्रू निकलना ज़रूरी है। लेकिन जब आयन भी चले आते हैं तो इस आयन को पूरी तरह निकला नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे फ्लूइड का, हमारे बॉडी का आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसमें होता क्या है, जब इस फिल्ट्रेट में चला आता है तो ऐसे ट्यूबुलर में ऐसे घूमते घूमते ऐसे आता है, तो यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, ये जो है ये लूप ऑफ हेनले है। इस लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, इस ब्लड और लूप ऑफ हेनले के बीच में, जैसे ये ब्लड कैपिलरीज हो गया और
उसके बाद ये लूपा फेनले हो गया, ठीक। ये ब्लड कैपिलरीज और ये लूपा फेनले, इनके बीच एक्सचेंज होता है, ठीक, इनके बीच एक्सचेंज होता है। तो ये लूपा फेनले का डक्ट हो गया और ये हो गया कैपिलरीज का, ठीक। तो इसमें से एक्सचेंज होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, यानी ब्लड में फिर से सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन जो कुछ भी है, ठीक, ये सब, यूरिया नहीं आएगा, यूरिया तो यूरिन में रह जाएगा। अगर ब्लड में मान लीजिए यूरिया है तो यूरिया एक्सचेंज हो जाएगा अमोनिया, उससे अमोनिया एक्सचेंज हो जाएगा, यूरिया बना लेगा, और सोडियम और वाटर का एक्सचेंज होगा, सोडियम और वाटर का एक्सचेंज होगा, ठीक। तो ऐसे एक्सचेंज होता है। अभी हम डिटेल में आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो फिर उसमें बताएंगे पूरा फिजियोलॉजी किसकी क्या है, ठीक, इसका पूरा फिजियोलॉजी बताएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ इस फिगर का सिर्फ देखिए, इसमें 5 नंबर में सिर्फ और फिगर कहा है, फिगर देखिए। चलिए ठीक है, आप अगर सोचते हैं कि टफ़ है इतना, देखिए कुछ चीज़ें, पहली बात तो इम्पॉसिबल कोई चीज़ें नहीं है। ऐसा अगर आप सोच लोगे कि नहीं हमें ये नहीं बनाने आएगा या कैसे बनाएंगे, बस वो कहता है कि एज इट इज़ मत बनाइए, लेकिन आप बनाने के बाद फिगर आप नेमिंग सही कीजिए, पार्ट का नेमिंग सही कीजिए, पार्ट का नेमिंग सही कीजिए, जो पार्ट जहाँ पे है नेमिंग हम उसी का नंबर देंगे। चलिए ठीक है, आपको अगर ये वाला फिगर नहीं बनाने में, अगर नहीं बनाने का मन कर रहा है तो आप ये वाला फिगर बनाइए, ये वाला, ये ट्राई कर लीजिए, ये बनाइए। लेकिन क्या है कि इसमें देखिए ज़्यादा नेमिंग का वो है नहीं, बट आप बना सकते हो, ठीक। अब मेरी मानो तो सिर्फ यही फिगर बना, यही ट्राई करो, यही सबसे अच्छा है, नंबर इसी में अच्छा मिलेगा, ठीक, क्योंकि उसमें ब्लड वेसल भी है और वो है, ठीक। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यूरिनरी सिस्टम से क्या पूछेगा, ये है फंक्शन ऑफ किडनी, फंक्शन ऑफ किडनी। अब देखिए फंक्शन ऑफ किडनी में ये किडनी आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए लिया, ये भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता भी है तो फिल्ट्रेशन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, जो यूरिन का फार्मेशन होता है, जैसे कि कभी कभी देखिए, अब कहीं कहीं आप बुक में जाओगे तो आपको फंक्शन ऑफ किडनी ये भी मिलेगा। फंक्शन ऑफ किडनी में आपको मिलेगा कि उसमें 3 स्टेप में क्या होता है, 2 स्टेप में। एक तो पहला है फार्मेशन ऑफ यूरिन, ये भी तो किडनी का फंक्शन है, फार्मेशन ऑफ यूरिन, ठीक, फार्मेशन ऑफ यूरिन। अब ये भी 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा सिक्रीशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, ठीक। ये यानी एब्जॉर्प्शन होगा, फिर फिल्ट्रेशन होगा, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन होगा, ये 3 स्टेप में फार्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये डिटेल में है, जब 10 मार्क्स से पूछेगा तब आपको बताना है। बस यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ इतना करना है कि एक नॉर्मल इन जनरल पूछ रहा है 5 नंबर में, कि अगर आपसे इन जनरल पूछा जाए कि फंक्शन ऑफ किडनी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे 5 फंक्शन हमने दर्शाया है छोटे छोटे हेडिंगों में। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस इन ब्लड, ठीक, क्या कर रहा है, मेंटेनेंस ऑफ आयनिक बैलेंस इन ब्लड, यानी कि ब्लड में जो आयन होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक, कैल्शियम हो गया, ये सब, इन सभी का बैलेंस करके रखता है किडनी, ठीक। दूसरा यह है कि फार्मेशन एंड सिक्रीशन ऑफ यूरिन, ठीक, फार्मेशन, यूरिन का फार्मेशन भी करता है और सिक्रीशन भी करता है, ठीक। उसके बाद तीसरा है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, ठीक। किडनी से एक हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, उस हार्मोन्स का नाम है एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स, जो आरबीसी के फार्मेशन में हेल्प करता है, यानी कि ब्लड को फार्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड को बनाने में हेल्प करता है। और ब्लड का फार्मेशन क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस, यानी फार्मेशन ऑफ आरबीसी, क्या है, फार्मेशन ऑफ आरबीसी, ठीक। और आरबीसी जब बनेगा तभी ब्लड में अच्छा ऑक्सीजन का आदान प्रदान है। फार्मेशन ऑफ आरबीसी क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस, HAE, ठीक, MOPOIESIS, हीमोपोइसिस, फार्मेशन ऑफ
आरबीसी, ये प्रोसेस होता है। तो ये इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स हेल्प करता है आरबीसी के फार्मेशन में। जब आरबीसी अच्छा बनेगा तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा होगा, आपका ब्लड भी अच्छा होगा, ठीक। फोर्थ में कह रहा है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। देखिए किडनी से एक एंजाइम भी निकलता है, ठीक, रेनिन। उसका देखिए 2 रेनिन होता है, एक रेनिन होता है RENNIN रेनिन, और यहाँ पे जो किडनी से जो होता है उसका मीनिंग है RENIN रेनिन। ये जो होता है, जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो जब ब्रेस्ट फीड करते हैं, मिल्क सक करते हैं, तो वो जो मिल्क, जब मदर का मिल्क जो उनके स्टमक में जाता है, उस मिल्क को चेंज करने के लिए, मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए रेनिन, इस एंजाइम की आवश्यकता होती है, इस एंजाइम की आवश्यकता होती है वहाँ पे। और ये भी एंजाइम है लेकिन ये किडनी से सिक्रीट होती है, ठीक, एंजाइम। और ये हेल्प करती है कहाँ पे, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे में, ठीक, कहाँ पे, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे में, वहाँ पे हेल्प करता है ये रेनिन। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी अगर आपको 1 नंबर का पूछ दे कि किडनी से कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक, और एंजाइम का सिक्रीशन होता है, तो उसमें ऑप्शन में पहला लिख देगा RENNIN, ये भी रखेगा, 2 RENIN ये भी देखेगा, उसके बाद तीसरा एमाइलेज रख दिया, ठीक, चौथा रख दिया टायरोसिन, ठीक, टायरोसिन ये रख दिया, ठीक, कोई भी एक ऑप्शन। तो ध्यान देना है, यही मारना है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, रेनिन। यही एंजाइम सिक्रीट होता है किडनी से, ठीक। उसके बाद देखिए सारा फंक्शन हम इन सिंपल लैंग्वेज, जो 5 हेडिंग हमने बोला है, वो 5 हेडिंगों को हमने सिंपल आपके जैसे लैंग्वेज, जैसे हम बोल रहे हैं उसी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की। अगर एक बार आप पढ़ोगे तो नो डाउट आप अच्छे से कर ले जाओगे, ठीक। आप पढ़ लेना, नोट्स ज़रूर बना लेना, ये आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना टाइप करता हूँ, टाइप करके सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इसलिए बनाता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। प्योर इंग्लिश नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज इंग्लिश है, बाकी हिंदी से ही हमने कोरिलेट किया है उसको। तो आप लोग देखिएगा, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा ज़रूर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब रखे हुए हैं। तीसरा है प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। देखिए हार्मोन्स का किडनी से कैल्सिट्रॉल और इरिथ्रोपोइटिन 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, जो कि कैल्सिट्रॉल ब्लड के कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है और इरिथ्रोपोइटिन आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करता है। अब ये वाला हेडिंग है, उसके बाद आपका हेडिंग है, ये है देखिए प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ एंजाइम। किडनी से रेनिन एंजाइम निकलता है जो ब्लड प्रेशर को संतुलित बनाए रखने के में मदद रखा है। अब ये एंजाइम, ये जो रेनिन एंजाइम है, ठीक, RIN, ठीक, रेनिन, ये एंजाइम बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करता है। क्या करता है? बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद करता है, ठीक। यहाँ से सिक्रीट होता है। देखिए किडनी कितना अच्छा कार्य कर रहा है, यूरिन भी बना रहा है, हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करना, और वो भी ऐसा हार्मोन्स जो आपके ब्लड प्रोडक्शन को बढ़ा दे रहा है, ब्लड को, बॉडी के ब्लड को, फ्लूइड को बढ़ा दे रहा है, वो काम कर रहा है। और तीसरा ये है कि कैल्शियम का बैलेंस कर रहा है। उसके बाद फिर एंजाइम का सिक्रीशन, और ऐसा एंजाइम का सिक्रीशन कर रहा है जो ब्लड प्रेशर को, बॉडी के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखा है, संतुलित करके। उसके बाद देखिए और इसका क्या काम है, मेंटेन pH ऑफ ब्लड। क्या करता है? ब्लड के pH को मेंटेन करके रखता है, ठीक। देखिए इसमें दिया है कि नेफ्रॉन के द्वारा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बैलेंस करके ब्लड का pH संतुलित रखने में मदद करता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो pH यानी कि एसिडिक मीडियम हो जाता है, और यदि H आयन कंसंट्रेशन कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो pH ज़्यादा यानी कि क्षारीय मीडियम हो जाता है ब्लड का। तो ये एक फंक्शन ये भी है इसका, ठीक। उसके बाद अगला देखिए नोट्स लिख लेंगे, उसके बाद अपने से खुद से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं, वो यूरिनरी सिस्टम था, यूरिनरी सिस्टम से
इतने क्वेश्चन जितने भी बन सकते थे, या फिर मतलब कि पूरे हमने 10 साल के पेपर में जो देखा, जो मैक्सिमम पूछा हुआ था या जितने भी आए हुए थे वो हमने सारे रखे हैं। अब इससे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन 10 नंबर के बनते हैं यूरिनरी सिस्टम से, वो जब हम लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट लेके आएंगे, सीरीज जब चलाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन वाला, अभी जस्ट हम स्टार्ट करेंगे जल्दी ही, उस पर भी वर्क कर रहा हूँ, टाइप हो रहा है, उसको मैटर कलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, देखिए हम ये आप लोगों से ये कह रहे हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आते हैं तो आप वीडियो पूरा देखिएगा, मेहनत कीजिएगा, मेहनत आपकी बेकार नहीं जाएगी, रिज़ल्ट इतना अच्छा होगा। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप नोट्स बनाओगे तो लिखने की भी प्रैक्टिस होगी आपकी, और वहाँ पे आपको लिखना है। 3 घंटे में इतना क्वेश्चन लिख करना भी रहता है, क्वेश्चन ना भी छूटने पाए और हम मैटर भी सफिशिएंट डाल दें, ये मानसिकता होती है। तो ऐसे जो मैनेज करके चलेगा तो उसका बहुत अच्छा पेपर होगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मैं कहता हूँ, गारंटी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो ये अपने दोस्तों यार को और को सब लोगों को शेयर कीजिए। और देखिए, जानते हैं बिना गुरु दक्षिणा का कुछ होता नहीं है, तो आपसे गुरु दक्षिणा में नहीं कुछ मांग रहे हैं, ना ही कुछ कह रहे हैं। सिर्फ बस आप इतना कीजिएगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वही। अब एकलव्य की तरह हम आपके अंगूठे या आपसे कोई पेमेंट नहीं मांग रहे हैं, ना कुछ मांग रहे हैं। बस इतना है कि आप जितना ही लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, मैं उतना ही मेहनत करूँगा, इस पे ले आऊँगा ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कंटेंट लाऊँगा, जितना भी हो सके आपका अच्छा है। आप इसको पढ़ के आप घर बैठे भी क्लास नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप क्लास में भी है, कहीं भी है, इसका नोट्स बना लीजिए तो 100% आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है, आप मेरी बात मान लीजिए। तो अब हम यूरिनरी सिस्टम के बाद हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र या श्वसन प्रणाली। ठीक, तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है, पहला जो हम देखिए, हमने क्वेश्चन 60 नोट का क्वेश्चन 12 साल के जो क्वेश्चन थे उसमें से हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम से 60 नोट जितने निकाले हैं वो ये है, ट्रैकिया है, पहला क्वेश्चन है। अब उसने दे दिया सीधा सीधा ऐसे ट्रैकिया दे के क्वेश्चन मार्क दे दिया, अब फंस गए, दिमाग नहीं काम कर रहा है उस टाइम की, ट्रैकिया बोल दिया है, तो अब ट्रैकिया के बारे में क्या क्या लिखें। तो हमने एक बार नहीं, हम आपको कई बार कह रहे हैं कि जब कभी ऐसा क्वेश्चन दे किसी भी क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई न किया हो, स्पेसिफाई मतलब ये जान रहे हैं कि जो पूछना चाह रहा है वो नहीं पूछ रहा है, सीधा सीधा वो दे दिया, जैसे कि स्टमक दे के क्वेश्चन मार्क दे दिया, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन दे के क्वेश्चन मार्क दे दिया, ऐसे ट्रैकिया दे के क्वेश्चन मार्क। अब इसमें ये होता है कि अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं, कि इसके बारे में लिखें, कि क्या लिखें या कितना कंटेंट दें, यही सब मनसूदा, यही सब सोचने में टाइम जाता है आपका। तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले से सिखा दे रहा हूँ। जब भी ऐसे आए सिर्फ और सिर्फ आर्गन का नाम लिख के क्वेश्चन मार्क दे, तो 5 नंबर का है तो आपको कंटेंट सिर्फ 5 नंबर के लायक ही डालना है। अब ये नहीं कि क्वेश्चन मार्क दे दिया तो ट्रैकिया के बारे में पूरा लेयर वाइज, पूरा फंक्शन, पूरा एक से ले पूरा एकदम A to Z उसका लिखने जा रहे हैं। आ रहा है तब, और नहीं आ रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, उनका तो पेन रुक गई है, ठीक। और अगर आ रहा है तो आपके अंदर चालाकी इतनी होनी चाहिए कि हमें 5 नंबर में कंटेंट देना है, थोड़ा ही देना है। तो देखिए, अब ट्रैकिया इसमें ऐसे पूछ दिया है तो इसमें क्या करना है कि इसमें कंटेंट थोड़ा सा डालना है। क्या क्या लिखना है ट्रैकिया के बारे में? ट्रैकिया को विंड पाइप या श्वास नली के नाम से भी जानते हैं। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक। यह क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। देखिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है यह कार्टिलेज का बना ट्यूब होता है, नली होती है कार्टिलेज, जो हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक। हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। तो ये हाइलाइन कार्टिलेज का जो रिंग होता है, मतलब कि ये सी शेप्ड का रिंग होता है, उससे बना होता है। जो लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, देखिए विंड पाइप क्या होता है कि यह कार्टिलेज का बना एक ट्यूब होता है। जो लैरिंग्स यानी वॉइस बॉक्स, जिससे हम साउंड, हमारे गले में साउंड प्रोड्यूस होता है, वहाँ से लेके लंग्स, वहाँ से लंग को दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, एक तरह से कनेक्ट करने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट ये लिखिए कि यह यूट्रस में बच्चा जब 2 महीने का अपने माँ के गर्भाशय में जब 2 महीने का हो जाता है तभी ये ट्रैकिया डेवलप हो जाती है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप हो जाता है। फोर्थ पॉइंट ये है, यह लैरिंग से स्टार्ट होता है, यानी स्टार्ट होता है लैरिंग से
होता है 6 सर्वाइकल वर्टिब्री, यानी जो सर्वाइकल कितनी वर्टिब्री होती हैं 7 के जस्ट ऊपर 6 होता है, यानी वहाँ से 6 से ले के लैरिंक्स से ले के C6 तक, लैरिंक्स से ले के C6 तक यहाँ तक होता है। अभी लंबाई बताएंगे कि कितना लंबा होता है, ठीक, लेंथ इसका कितना होता है। तो ये अगला पॉइंट इसमें देखिए कह रहा है कि यह लैरिंक्स से स्टार्ट होता है 6th सर्वाइकल वर्टिब्री तक जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये लैरिंक्स है, ये वॉइस बॉक्स है, ठीक, यहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए मैं बना रहा हूँ एक कोशिश, अभी आगे फिगर भी है, फिगर डाले हैं, टेंशन न लीजिए, फिगर डाले हैं सब अच्छे से। बस नोट्स जब बना लेंगे समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। सिंपल लैंग्वेज में डाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा, ठीक। देखिए यहाँ ये क्या है, लैरिंक्स है। अब लैरिंक्स से स्टार्ट हुआ, आया कहाँ तक, C6 तक। मान लीजिए पीछे वर्टिब्रा में ये C6 तक है। तो यहीं पे जब ये डिवाइड हो रहा है तो इसी जहाँ पे डिवाइड होता है इसी पार्ट को, यहीं को कहते हैं करीना, ठीक, कैरीना बोलते हैं। आप याद करने के लिए करीना यार नाम याद रखिए, खूब बढ़िया से याद रहेगा। करीना एक्ट्रेस है, ठीक है, करीना कपूर। तो इसमें यानी जहाँ पे ट्रैकिया जहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट में, लेफ़्ट और राइट में जब डिवाइड हो रहा है, इस रीजन को बोलते हैं करीना। क्या बोलते हैं, करीना, ठीक। ये वही चीज़ लैंग्वेज में, वही सेंटेंस में दिया है, ठीक, वही सेंटेंस में दिया है। ये क्या कह रहा है, देखिए आगे फिगर में देखिएगा। यह लैरिंक्स से स्टार्ट होता है, C6 सर्वाइकल वर्टिब्री तक जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। जहाँ पर डिवाइड होता है उस भाग को करीना बोलते हैं, ठीक। ये नॉर्मल जानकारी हो गई, ठीक, 5 नंबर के लिए इतना बहुत है। उसके बाद अगला है, हेडिंग है शेप। उसका शेप कैसा होता है, ये लॉन्ग होती है, लंबी ट्यूब होती है जो यू शेप्ड की होती है। यू शेप्ड का मतलब ये है कि आप जब जैसे पीछे से जब ट्रैकिया, जब गला है, घेगा, ये आगे का जो गला है, गले के जब हम आगे टच करते हैं यहाँ पे, तो हमें एक्चुअली ट्रैकिया ही टच होती है। क्या होती, टच होती है, ट्रैकिया ही टच होती है हमारी। ट्रैकिया के जब अच्छे से आप एसेस करोगे, आप फील करोगे, तो आप C शेप की कार्टिलेज भी पाओगे। आप फील करोगे तो C शेप की कार्टिलेज भी पाओगे आप। तो वो कार्टिलेज क्या होती है, हाइलाइन कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक। अब इस ट्रैकिया जो टच करते हैं, इस ट्रैकिया के पीछे है क्या, फूड वाली नली, खाना वाली नली, जिसे ओइसोफेगस बोलते हैं, ठीक। तो पीछे जो ये C शेप्ड का कार्टिलेज होता है, वैसे देखिए ऐसे होता है, ये ट्रैकिया है तो ऐसे जाता है, ऐसे C शेप्ड का, पीछे की जाकर ख़त्म होता है, ऐसे C शेप्ड का, ये पीछे जाके मिला होता है। पीछे जाओगे तो पूरी तरह से नहीं, तो C जैसे C कैपिटल लेटर का C होता है, ऐसे जाएगा, ऐसे पूरा मिलेगा नहीं। यही C शेप का रिंग होता है। अब यही C शेप की रिंग की वजह से ट्रैकिया हमारी क्या होती है, कोलैप्स होने, पिचक नहीं पाती, पिचकने से बच जाती है। नहीं, जिस दिन पिचक जाएगी तो आवागमन हवा का बंद चले जाएंगे, ठीक, प्यारे हो जाएंगे भगवान के। तो साइज, ठीक, साइज में देखिए शेप हो गया, लॉन्ग होता है, यू शेप ट्यूब होता है, यू शेप ट्यूब होता है, C शेप नहीं, C शेप का रिंग होता है, यू शेप ट्यूब होता है। साइज में लेंथ इसका 10 से 11 सेंटीमीटर होता है, और इसकी जो डायमीटर यानी इस ट्यूब की चौड़ाई, इस ट्यूब की लंबाई नहीं, चौड़ाई, कितना चौड़ाई है तो 1.5 से 2 सेंटीमीटर। और होता क्या है कि जो आदमी होते हैं उसका ट्रैकिया वाइडर होता है, यानी चौड़ा ज़्यादा होता है फीमेल की अपेक्षा। फीमेल से मेल का ट्रैकिया ज़्यादा चौड़ा होता है, इसलिए फीमेल की आवाज़ सुरीली आवाज़ आती है और उनकी हाई पिच फ्रिक्वेंसी रहती है, और मेल का लाउडनेस ज़्यादा होता है और फीमेल में पिच ज़्यादा होता है, लाउडनेस कम होता है, ठीक। बगल में अगर लेडीज़ महिला चिल्ला दे तो डर लग जाता है, ठीक, कुछ हो गया क्या, और वही आदमी भौंक की तरह आवाज़ आएगा, लाउडनेस ज़्यादा रहता है। उसके बाद लोकेशन में अगर बात करें कि यानी ये ट्रैकिया है कहाँ चीज़,
लैरिंग से यानी C6 से लैरिंग से C6 तक, कहाँ से हमने वही पॉइंट दिया, लैरिंग से C6 तक होता है, भोजन नली के आगे होता है, भोजन वाली नली के आगे होता है। इसके ऊपर जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स होता है, वॉइस बॉक्स, और नीचे की तरफ लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकी होता है। ठीक, ये लेफ़्ट एंड ये लेफ़्ट और ये राइट, लेफ़्ट एंड राइट ब्रोंकी होता है, और यहाँ पे लैरिंग्स होता है, और ये ट्रैकिया, यहाँ से यहाँ तक ट्रैकिया है। ठीक, ये उसके बाद इसके अगल बगल जितने भी अंग पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, देखिए इसके ऊपर लैरिंग्स पाया जाता है ट्रैकिया के, और ट्रैकिया के नीचे राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकी पाया जाता है, और ट्रैकिया के पीछे ओइसोफेगस फूड वाली नली होती है, और आगे की तरफ थायराइड ग्लैंड, एओर्टा एंड स्टर्नम होता है। ठीक, ये है ट्रैकिया का नॉर्मल से जानकारी, इंट्रोडक्शन, शेप, साइज, डायमीटर, लोकेशन। अब उसके बाद आइए हम आपको ट्रैकिया का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। क्या? ट्रैकिया का स्ट्रक्चर। देखिए स्ट्रक्चर की बात जब हम करते हैं तो इसमें देखिए स्ट्रक्चर की बात जब कर रहे हैं, यह स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल और कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। यह एक ट्यूब है जो 16 से 20, जो ये रिंग है, देखिए ये रिंग है, ये जो सी शेप के ये रिंग है, सब ये सब रिंग है, कार्टिलेजिनस रिंग है। ये क्या होता है, ये इसकी नंबरिंग कितनी होती है? कम से कम 16 से लेकर 20, किसी में इसी 16 के बीच में ही होता है, किसी में 16, किसी में 17, किसी में 18, किसी में 19, किसी में 20, ऐसे 16 से बहुत ज़्यादा जाएगा 20। और इस रिंग का आकार कैसा होता है? सी शेप्ड के आकार का होता है। अब ये कैसी होती? इनकम्प्लीट होती हैं, पूरी तरह बंद हो जाएगा तो सर्कल हो जाएगा, तब कैपिटल सी नहीं रह जाएगा, रिंग से सपोर्टेड रहता है। और यही रिंग जो है ट्रैकिया को कोलैप्स, पिचकने से बचाते हैं। ठीक, तो ये ट्रैकिया का स्ट्रक्चर ज़रूर बना लीजिएगा, नोट्स में बनाना आना चाहिए। ये पूछेगा, बिना आप फिगर नहीं बनाओगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक, यह निम्नलिखित 3 परत की बनी होती है। अब ट्रैकिया को अगर हम कट करके देखेंगे तो इसमें 3 परत होती है। जब से बाहरी वाली परत कैसी होती है? फाइब्रस। ये सी शेप रिंग हटा के, हम सी शेप रिंग को, कार्टिलेजिनस रिंग को हटा के अगर हम काट के देखेंगे तो 3 लेयर से बनी होती है, जिसमें बाहरी लेयर क्या होता है? बाहरी लेयर फाइब्रस एंड इलास्टिक होता है। मिडिल वाली क्या होती है? कार्टिलेज एंड बैंड ऑफ स्मूथ मसल की होती है। इनर क्या होती है? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक, उसके बाद आइए हम दिखाते, ये स्ट्रक्चर ज़रूर बना लीजिएगा ट्रैकिया का। ठीक, उसके बाद अगला है ट्रैकिया का फंक्शन इसी में लिखना है, इसी 5 नंबर में लिखना है। ठीक, अब ये मत कहिएगा कि कहीं कहीं थोड़ा और कहीं कहीं ज़्यादा, तो ध्यान दीजिएगा जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो कभी कभी 5 नंबर में ही ऐसा क्वेश्चन एक दे देता है, बड़ा लेंदी दे देता है, तो अब उसको देख के हम उसको छोड़ तो सकते नहीं, करना तो पड़ेगा ही, तो करेंगे। कहीं जैसे 6 दिया है, 5 मार्क के 6 क्वेश्चन दिया है, उसमें कहा कि 4 कीजिए। अब 4 करने के लिए तो उसमें 6 में 3 लेंदी दिया है, 3 शॉर्ट दिया है। अब डिपेंड ये करता है कि आप कौन कौन सा टच करते हो, क्योंकि 3 घंटे उसको सेट करना रहता है। 3 घंटे में इसका इतना यूटिलाइज इसमें होता है, इतना यूटिलाइज इसमें होगा, इतना यूटिलाइज इसमें होगा, किसी हिसाब से ये कर ले जाएगा। यही माइंड देखते हुए पेपर बनाया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए फंक्शन ऑफ ट्रैकिया का फंक्शन क्या है? सपोर्ट एंड पोटेंसी, यानी ट्रैकिया को जो सपोर्ट करता है। ठीक, और पोटेंसी, यानी पोटेंसी मतलब कि हमेशा मेंटेन करके रखता है एयर का आवागमन, ताकि बना रहे, नहीं तो कोलैप्स हो जाएगा। दूसरा है म्यूकस एस्केलेटर। म्यूकस एस्केलेटर का मतलब यह है, जब भी देखा होगा हमें सर्दी जुकाम होता है या फिर कोई वायरल या निमोनिया होता है, तो जो म्यूकस का सिक्रीशन होता है इसके इनर वाले लेयर से। ठीक, ट्रैकिया के सबसे इनर वाले जो सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, सबसे इनर किसकी बनी होती है? सिलिएटेड, इसके पीछे वाले स्लाइड में मैंने बताया था, इनर वाले सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक, सिलिएटेड का मतलब ये जानते हैं, लेयर अगर हम दिखा दें आपको, सिलिएटेड का मतलब जैसे कि ये ट्रैकिया है। ठीक, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर जो सबसे इनर वाली लेयर है उसमें ऐसे फिंगर लाइक ऐसे लिख रहा रहेगा, बहुत माइन्यूट होता है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे। ठीक, ये तो हमने
अब इस ट्रैकिया के अंदर जैसे एयर प्रवेश करेगा, एयर जाएगा, तो एयर के थ्रू जो ये इनर जो माइक्रो ये जो सीलिया होता है, ट्रैकियम जो ये सीलिया होते हैं, इससे एक तो पहली बात म्यूकस का सिक्रीशन होता है, दूसरा ये क्या करती हैं कि ये ट्रैप करती हैं। अब इस एयर के थ्रू जो एयर ये जा रहा है, जो एयर ये अंदर जा रहा है, इस एयर के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जाएंगे, फॉरेन बॉडी भी जाएगी, डस्ट पार्टिकल भी जाएंगे, धुआं का भी जाएगा, तो ये जाए तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डस्ट पार्टिकल को सारे को इसमें ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। सीलिया क्या करता है, इसी में पकड़ लेता है। क्योंकि म्यूकस कैसा होता है, म्यूकस क्या होता है, म्यूकस लुब्रिकेंट होता है और ये चिपका लेता है। ठीक, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल जाता है तो इसमें चिपका लेता है। चिपकाने के बाद इस एरिया में नर्व का सप्लाई होता है। कौन से क्रेनियल नर्व का, वैगस, 10वां वैगस नर्व का सप्लाई होता है। अब ये वैगस नर्व के थ्रू यहाँ से सेंसेशन जाता है ब्रेन में। अब ब्रेन के किस एरिया में जाता है, रेस्पिरेटरी सेंटर में। और रेस्पिरेटरी सेंटर में वहाँ पे जाता है तो वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन जब जाता है यहाँ से मैसेज लेके, तो वहाँ से मोटर न्यूरॉन से आता है। ठीक, मोटर न्यूरॉन से जाने वाला सेंसरी और लेके आने वाला मोटर। ठीक, मोटर वाला मैसेज लेके आता है कहाँ पे, एब्डोमिनल मसल को बताता है, लैरिंग्स को बताता है कि आप क्लोज कर लीजिए, कोई बाहर से कोई पार्टिकल आ गया है, वो बंद कर लेते हैं। और एब्डोमिनल मसल के पास मैसेज ये आता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट होके थोड़ा सा प्रेशर बनाइए ताकि खांसी आ जाए। ठीक, थोरैसिक चेस्ट कैविटी थोड़ा सा कंट्रैक्ट करती है, कंट्रैक्ट मतलब थोड़ा सा सिकुड़ती है, सिकुड़ने के बाद ऐसे प्रेशर बनता है, प्रेशर बनने के बाद हम खांस देते हैं, हमको खांसी आता है और खांस के हम उसको थूक देते हैं, बाहर निकालते। इसी तरह से प्रोटेक्शन करती है ट्रैकिया, इसी तरीके से प्रोटेक्शन करती है। जो एयर हमारे श्वास वाली नली में लंग्स में जाने से पहले, लंग्स में हम हमेशा कोशिश, ट्रैकिया, नोज़ और लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये सब कोशिश यही करते हैं कि लंग्स में जब हवा पहुँचे तो स्वच्छ हवा पहुँचे, वहाँ ना डस्ट पहुँचे, ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहुँचे, ना कोई फॉरेन बॉडी पहुँचे। ठीक, ये है। तो इसके लिए ये क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। इनर लेयर क्या करता है, म्यूकस का सिक्रीशन करता है। और वो म्यूकस हवा के साथ आए डस्ट पार्टिकल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर धुआं कुछ भी है, फॉरेन बॉडी को ट्रैप कर लेता है, यानी चिपका लेता है, पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उस बलगम के साथ खांसी आती है और खांस के हम बाहर जिसको थूक देते हैं। और कुछ लोग तो हैं उसको निगल भी जाते हैं, अब पता नहीं स्वाद कैसा आया होगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए, कफ रिफ्लेक्स। ये क्या करता है, हमने कहा कि ट्रैकिया में 10वें वैगस नर्व की सप्लाई होती है। और जब हम खांसते हैं, कोई चीज़ जाता है, खांसने का जो रिफ्लेक्स एक्शन आता है उसी को कहते हैं कफ रिफ्लेक्स। जब कोई पार्टिकल फॉरेन बॉडी ट्रैकिया में आता है तो ऑटोमेटिक हमें खांसी आ जाती है और हम उसको खांस के बाहर निकाल देते हैं। तो यही होता है कफ रिफ्लेक्स। और उसके लिए कौन सा जिम्मेदार, तो वैगस। वैगस कौन सा नर्व, वैगस पूछा जाता है, वैगस पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ट्रैकिया और ब्रोंकी में कौन से नर्व की सप्लाई है, तो वैगस। बट वही चीज़ अगर पूछेगा कि डायफ्राम और डायफ्राम के मसल्स, रिब्स जितने भी होते हैं, इनमें कौन से नर्व का सप्लाई होता है, तो फ्रेनिक। कौन से नर्व, फ्रेनिक नर्व की सप्लाई होती है। ठीक, ये दो नर्व क्या करती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। ठीक, सूचना क्या पहुंचाना है, कब खांसना है, कब वेंटिलेशन करना है, कब हवा को अंदर लेना है, कब बाहर भेजना है, ये सारा चीज़ यही करते हैं। उसके बाद फोर्थ है वार्मिंग, यानी कि जो एयर हम बाहर से अंदर लेते हैं, हो सकता हो एयर बहुत, उसका एयर का टेम्परेचर हमारी बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा हो। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो श्वास नली में जैसे जाएगा तो वो क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर के बराबर उसको टेम्परेचर बना के तब लंग्स में भेजेगा। और ये भी हो सकता है कि जो बाहर वाला एयर हो वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, ठंडा हो, हमारी बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर उसका हो, यानी ठंडी का मौसम है, ठंडा होगा एयर। तो ये इस एयर को अब जब अंदर जाएगा तो इसको ये गर्म करेगा, गर्म करके बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक लाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस तक लाएगा। उसके बाद लंग तक पहुंच पाएगा। तो लंग्स में क्या करता है, आसानी से ब्लड में आदान प्रदान हो जाता है। ठीक, ये काम करता है, इसी को कहते हैं वार्मिंग ऑफ एयर।
जो एयर हम अंदर बाहर निकालते हैं, ठीक। उसके बाद ह्यूमिडिफाई, हो सकता हो ड्राई एयर हो तो उसको नम बनाता है, ठीक। उसके बाद एयर के थ्रू आए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये फिल्टर भी करता है। तो ये ऐसे जितना हम समझा रहे हैं उसी सिंपल लैंग्वेज में हमने इसमें डाला है, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। एक बार नहीं 1000 बार कह रहा हूँ आप लोगों की कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा। देखिए कफ रिफ्लेक्स, वार्मिंग भी, ह्यूमिडिफाइंग एंड फिल्टरिंग, ये सब दिए हैं, ठीक। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिस्ट डाउन द मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन, यानी जब हम रेस्पायरेशन करते हैं तो उस रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए कितनी मसल जिम्मेदार होती हैं, उन मसल को लिस्ट कहा है, यानी उन मसल का नाम लिखने के लिए खाली बोला है। नाम लिखकर और क्या कहा है, नाम लिखने के बाद क्या कहा है, कहा कि पहली बात लिस्ट लिख कर बनाइए, उसका नाम लिखिए। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें एंड करके एक और जोड़ दिया, एंड करके देखिए, एंड करके एक और जोड़ दिया, ठीक। क्वेश्चन एक एंड करके और जोड़ दिया, ये जोड़ दिया कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। पहली बात तो कुछ लोगों को यही नहीं समझ आता है कि रेस्पायरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होता है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने कोशिश 2 लाइनों में समझाने की कोशिश किया है कि रेस्पायरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होता है। रेस्पायरेशन का मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज या एयर बिटवीन बॉडी, सेल एंड इन्वायरमेंट। सीधा सिंपल सी बात है, बाहर के एयर का एक्सचेंज होना हमारी बॉडी के सेल में, हमारी बॉडी के सेल में बाहर के एयर यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन, ठीक। और वो भी कहाँ से, इन्वायरमेंट से, हमारे कोशिकाओं के बीच में। अब ये नहीं कि ज़रूरी है कि अब कैसे, पहले सांस लेंगे तभी तो जाएगा, तो हम बता रहे हैं सांस लेंगे तभी जाएगा। अब ये रेस्पायरेशन जो हमने बताया, सीधा सिंपल सा आपको डिफिनीसन बनाने का वो बड़ा वो नहीं करने, यानी सीधा सिंपल सा रेस्पायरेशन का मतलब होता है कि गैसेस या एयर का आदान प्रदान बिटवीन कोशिका और बाहरी इन्वायरमेंट के बीच में। अब देखिए, अब ये आदान प्रदान होगा तभी जब एयर अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाएगा, और वही एयर बॉडी के अंदर जब हम लेते हैं तो उसी एयर को लेने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। उसी एयर को, उसी इन्वायरमेंट के एयर को अंदर लेना और बाहर निकालने को ही क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं, जिसे पल्मोनरी वेंटिलेशन भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं उसी को। अब ये ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस ये दोनों मिल के क्या करती हैं, रेस्पायरेशन को कंप्लीट करती हैं। कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि रेस्पायरेशन क्या होता है और ब्रीथिंग क्या होता है। रेस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि बाहरी इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी के सेल के बीच गैस का या एयर का आदान प्रदान रेस्पायरेशन कहलाता है। और ये आदान प्रदान तभी होगा जब बाहरी एयर हमारे लंग्स में जाएगा, और जब ये बाहरी एयर लंग्स में जाता है तो इसके लिए हमें हमारी थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट जो छाती है, चेस्ट कैविटी में रिब्स है, मसल्स है, इंटरकास्टल मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल, इंटरनल इंटरकास्टल मसल, ये है, ये सब मसल, और रिब्स, पसलियाँ, डायफ्राम, ये सब एब्डोमिनल मसल, ये सब मिल के क्या कराती हैं, ब्रीथिंग कराती हैं। और इसी ब्रीथिंग की वजह से हम बाहर के एयर को अंदर और अंदर के एयर को बाहर भेजते हैं, इसी को कहते हैं ब्रीथिंग। तो हमने ब्रीथिंग के देखिए लिखा है ये वाला पॉइंट देखिएगा ब्रीथिंग का, ठीक। ये फर्स्ट वाला पॉइंट ब्रीथिंग का देखिएगा कि मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ लंग। देखिए रेस्पायरेशन से डिफरेंस क्या है, वहाँ पे क्या था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्वायरमेंट और सेल के बीच में, और यहाँ पे ब्रीथिंग का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ गैसेस इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। लंग से एयर का बाहर जाना और बाहर से एयर का लंग्स के अंदर आना, यही ब्रीथिंग है। और इसको अंदर बाहर करने के लिए हम ब्रीथिंग प्रक्रिया करते हैं। और दूसरा, अब देखिए
अब लंग्स में एयर पहुंच गया, ठीक, लंग्स में एयर ब्रीथिंग के थ्रू पहुंच गया, ब्रीथिंग के द्वारा हमने लंग्स को एयर को लंग्स में ले गया। तो वहाँ पे लंग्स में क्या होगा, अब एक्सचेंज होगा किसके बीच, ब्लड कैपिलरीज और एल्विलाई के बीच में। तो देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज दो जगह होगा, दो जगह। पहला तो लंग्स में जितनी आर्टरी आई हैं, क्योंकि यही एक लंग्स ही हमारा माध्यम है जो ऑक्सीजन को ब्लड में भेजता है। जैसे हम ऑक्सीजन एयर के थ्रू लंग्स में ले जाते हैं, उस लंग्स में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, एल्वियोलाई, जो एक लंग्स में 300 मिलियन, ठीक, 300 मिलियन सिर्फ एक लंग्स में एल्वियोलाई होती है। यानी कि एक लंग्स को अगर खोल दिया जाए, खोल के फैला दिया जाए, तो ये एक टेनिस कोर्ट किसके बराबर होगा, टेनिस कोर्ट। आप लोगों ने देखा है जो टेनिस खेला जाता है, टेनिस जो खेला जाता है, ठीक, ये टेनिस जो खेला जाता है, इसका जो कोर्ट होता है, ये कोर्ट होता है, इसके बराबर एक लंग की अगर एल्वियोलाई को खोल के फैला दिया जाए तो एक टेनिस के कोर्ट के बराबर इतना चौड़ा फैलेगा, ठीक, इतना चौड़ा फैलेगा। तो अब इतने एल्वियोलाई, अब जैसे मान लीजिए ये तो हमने ओपन कर दिया जैसे, लेकिन ये लंग्स में जो रहती हैं 15 से 20, जब भी जहाँ रहेंगी गुच्छे में रहेंगी 15 से 20 ऐसे रहेंगी, ठीक, ऐसे लंग्स में, ठीक, लंग्स में ये क्या है, एल्वियोलाई। पिछले हमने यूरिनरी सिस्टम में आप लोगों को बताया था कि यूरिनरी सिस्टम या किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। और यहाँ पे, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम या लंग्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है, एल्वियोलाई। क्या होता है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई को एयर सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एयर सैक। क्या बोलते हैं, एयर सैक भी बोलते हैं, ठीक, एयर सैक यानी हवा की थैली। अब देखिए कैसे एक्सचेंज होता है, जैसे ये देखिए, जैसे एक फुटबॉल को दुकान, हाँ, तो हम बता रहे थे, देखिए लंग्स में कुछ ऐसा सीन होता है एल्वियोलाई का कि जैसे आप दुकानों में गए होंगे, ठीक, बॉल ख़रीदने के लिए, तो देखा होगा जो बॉल रखा होता है एक जाली में रखा होता है, एक नेट में रखा होता है, ठीक। तो वो नेट जो होता है, वो नेट को आप मान लीजिए ब्लड कैपिलरीज, और उसमें जो रखा हुआ बॉल है वो क्या है, एल्वियोलाई है। तो एक नेट के जाल में 15 से 20 बॉल रखे हुए हैं, ठीक। ऐसे ही एक सिंगल एल्वियोलाई जो होता है, देखिए मैं दूसरे कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक सिंगल एल्वियोलाई में मान लीजिए ये देखिए एक सिंगल एल्वियोलाई है, ये क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक, ये एल्वियोलाई है। अब उसके बाद देखिए इसमें देखिए ये है, ये इधर से आया पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, ये है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी ऐसे ब्रांच में ऐसे हो जाता है, ऐसे ब्रांच में ऐसे, ठीक, इसके आगे पीछे ऐसे एल्वियोलाई को घेर लेता है, ठीक, ऐसे ब्रांचों में ऐसे टूट जाता है, ऐसे देखिए ऐसे ब्रांचों में ऐसे टूट जाता है। फिर यही एक्सचेंज, अब एल्वियोलाई में CO2 को बाहर एल्वियोलाई में भेज देगा, CO2 को बाहर एल्वियोलाई में भेज देगा, और O2 को अंदर कैपिलरी में। फिर लेने के बाद आगे क्या बन जाएगा, यही इकट्ठा होके एक बना लेती है, क्या बना लेती है, पल्मोनरी वेन। आई किससे थी, पल्मोनरी आर्टरी से, और जा किससे रही, पल्मोनरी वेन से। इसमें क्या ज़्यादा रहेगा, जो बॉडी से आ रहा है इसमें CO2 ज़्यादा रहेगा, O2 कम रहेगा, और इधर वाला जो ब्लड जा रहा है इसमें O2 ज़्यादा रहेगा और CO2 कम रहेगा, क्योंकि एक्सचेंज कर चुका, CO2 वहाँ दे चुका। अब ये जाएगा ये पल्मोनरी वेन जो जाएगी हार्ट के लेफ्ट एओर्टा में, हार्ट के लेफ्ट एओर्टा में, इधर इस साइड में ऐसे, इधर ऐसे आके इसमें खुलेगी, उसका लेफ़्ट से राइट, राइट से ऐसे एक्सचेंज होता है, ठीक। तो थोड़ा सा स्क्रीन कम है, इसमें समझने की, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ में आएगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। तो ये है
एक्सचेंज होता है। ये तो नॉर्मल जानकारियाँ थी, लेकिन यहाँ पे 5 नंबर में जो जानकारी देनी है आपको, देखिए आपको लिखना कहाँ है, यहाँ से। अगर आपके पास में आप समझ लिए हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक, यहाँ से। ये दोनों प्रोसेस, यानी या फिर ये कह सकते हो आप रेस्पायरेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, ऐसे लिखना आप, रेस्पायरेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, ठीक, करने के लिए मसल्स यूज होती हैं जो इस प्रकार हैं। मसल्स यूज होती हैं जो इस प्रकार हैं। कैसी हैं? इस प्रकार हैं। पहला इंटरकॉस्टल मसल। क्या है? इंटरकॉस्टल मसल, यानी देखिए ये क्या है, ये चेस्ट कैविटी है, ये चेस्ट कैविटी है, ठीक, ये चेस्ट कैविटी है। ये आपका हो गया डायफ्राम, ये डायफ्राम हो गया, और ये रिब्स, ये पसलियाँ हो गई, ये रिब्स, ठीक, ये रिब्स हो गए, ठीक, और ये हो गया आपका स्टर्नम, ठीक, ये स्टर्नम हो गया। इसी के अंदर लंग्स है। क्या है? इसी के अंदर लंग्स है, ठीक, प्रोटेक्टेड है, इधर लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक। तो इसके अंदर होता है, रिब्स के अंदर। तो इन रिब्स के बीच में देखिए, ये रिब्स के बीच में दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये ठीक, ये रिब्स के बीच में ऐसे मसल्स होती हैं, ठीक, ऐसे मसल्स होती हैं। यही मसल्स क्या है? इंटरकॉस्टल मसल। अब इंटरकॉस्टल मसल में दो हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल देखिए इंटरकॉस्टल मसल में पहला है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। उसके बाद डायफ्राम, उसके बाद एसेसरी मसल्स। एसेसरी मसल्स में जैसे स्टेर्नोमास्टोइड मसल्स हो गया, स्केलेनी मसल्स हो गया, एब्डोमिनल मसल्स हो गया, ठीक, ये। उसके बाद आपको हम आगे ले चलते हैं। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद देखिए अगला, यहाँ पे अब वो तो मसल्स का हमने लिस्ट सिर्फ दिया है कि ये मसल्स होती हैं, आप वो लिस्ट नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसने कहा है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। किसके बारे में? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में। देखिए सीधा सिंपल सा हमने डिफरेंस रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस आप कोशिश करिए। इंस्पायरेशन क्या होता है? टेकिंग एयर इन द लंग्स। इंस्पायरेशन मतलब इन, आगे क्या लगा है? इन मतलब एयर को लंग्स में ले जाएंगे, टेकिंग इन। एक्सपायरेशन मतलब एग्जिट करना, एयर को एग्जिट करना। यहाँ पे देखिए लिखा है गिवन एयर आउट ऑफ द लंग्स। दूसरा है इट इज़ कौन? इंस्पायरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? एक्टिव प्रोसेस होता है। इंस्पायरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है, लेकिन ठीक एक्सपायरेशन जो होता है, देखिए ये क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस, और ये क्या होता है? पैसिव प्रोसेस। क्योंकि इंस्पायरेशन करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और एक्सपायरेशन करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो हमारी मसल्स हैं, चेस्ट कैविटी की मसल्स हैं, उनको एनर्जी एटीपी खर्च करना पड़ता है, तब जाके इंस्पायरेशन होता है, जब जो हमारे चेस्ट की कैविटी वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक। और जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो लंग का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, अंदर का प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, और बाहर से एयर आ गया अंदर। उसके बाद जब पैसिव प्रोसेस का मतलब ऑटोमेटिक जैसे डायफ्राम चला जाएगा, डोम शेप्ड फिर से हो जाएगा, मसल्स क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। देखिए आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। देखिए होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल बट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स। और इसमें क्या होता है? रिलैक्सेशन। उसमें कंट्रैक्शन होता है तो इसमें रिलैक्सेशन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स बट इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम भी यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे रिलैक्स होगा तो डायफ्राम भी रिलैक्स होगा, ठीक।
ये। उसके बाद पाँचवा देखिए इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या हो जाता है इंक्रीज इन वॉल्यूम, और यहाँ पे क्या हो जाता है डिक्रीज इन वॉल्यूम। चेस्ट की कैविटी क्या हो जाती है, चेस्ट की कैविटी क्या हो जाती है, घट जाती है इसमें और इसमें बढ़ जाती है, ठीक। उसके बाद अगला है प्रेशर इनसाइड द लंग इज लो देन आउटर इन्वायरमेंट, इसलिए अंदर चला आता है, क्या आता है, हवा अंदर चला आता है लंग्स में, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में चला आता है एयर, ठीक, लंग्स में चला आता है। उसके बाद जैसे ही प्रेशर वहाँ पे बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर से कम होता है तो बाहर चला जाता है एयर, ठीक। तो ये है अंतर आपका, ये हो गया। फिर उसके बाद देखिए जितने भी क्वेश्चन हमने बताया सब इम्पोर्टेंट है, हमने बहुत मेहनत किया है, रखा है, तो आप उसको नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स। अब यहाँ पे पूछा है, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सीधा सिंपल, ये जितना हमने लिखा है ये सीधा एकदम सिंपल, जैसे हम समझाते हैं वैसे ही लिखे हैं। अगर इसको आप पढ़ लोगे तो इसका 2-3 लाइन तो जरूर लिखे, और उतने पर्याप्त है। 2-3 लाइन लिख के ये फिगर बना देना है। क्या करना है, 2-3, इसमें भी जितने भी अगर आपको अच्छा समझ में आएगा तो बिल्कुल अच्छा से लिख पाओगे आप, ठीक। तो ये क्या होता है, यह रेस्पिरेशन का वह स्टेप होता है जब ब्रीथिंग के बाद एयर लंग्स में आ जाता है तब प्रत्येक लंग्स में लगभग, देखिए वही चीज़ जो हमने बताई है वही चीज़ हमने लिखा है इसमें। और उसके बाद आप फिगर बना लीजिएगा, इस फिगर को बना लीजिएगा, इस फिगर को बनाने के बाद इस थियरी से मैच करा के इतना अच्छे से समझिएगा, तब हमें बताइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो तब बताइएगा कि कैसा लगता है, ठीक, कैसे नहीं समझ में आएगा। सारा चीज़ हमने जो दिया है, हमने अभी जो बता रहे थे फुटबॉल वाला और नेट वाला, ये जो कैपिलरीज वाला यही है। देखिए एक कैपिलरी को इसमें हमने दिखाया है, ठीक, ये चीज़ें हैं। तो इसमें आप फिगर बना के इसको थियरी से तब कोरिलेट कीजिएगा, तब समझ में आएगा, आसान हो जाएगा लिखने में आपको, ठीक। तो ये रहा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से कुछ शॉर्ट नोट के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, सारे क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग जितना कह रहा हूँ आप करते होंगे, ठीक। अच्छे स्टूडेंट के श्रेणी में आते हैं आप। आप कुछ करोगे आगे अपने भविष्य के, अपने करियर को अगर ब्राइट करना है तो चीज़ों को, कोई भी चीज़ को लाइटली नहीं लीजिए। चीज़ें जो भी है आप लीजिए, सिरे से उसको लीजिए, और हमेशा ये भी हिम्मत, ये हौसला रखिए कि सब कर लेते हैं तो मैं नहीं क्यों कर पाऊँगा, सब कुछ है। आप खुद से जिस दिन मोटिवेट हो जाओगे उस दिन किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप अपने खुद मोटिवेट हो जाओगे और किसी भी मंजिल को पाने में आसान हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक और सब्सक्राइब ही हमें हिम्मत देता है, ठीक। आगे हम आपसे ना कोई पेमेंट ना कोई मांग रहे हैं, ठीक। आपको जितना से जितना हो सके आप अपने दोस्तों को, अपने जितने भी दोस्त यार हैं उनका सब्सक्रिप्शन कराइए, ताकि ये सबको लाभ मिल सके, सब तक पहुंच पाए। और इससे हमें ये पता चलेगा कि हमने कंटेंट बनाया तो वो बच्चों को मददगार हुआ कि नहीं हुआ, तो इससे हमें थोड़ा सा मदद मिलेगी। आपसे गुरुदक्षिणा में ना कोई एकलव्य वाला अंगूठा मारे, बस उसी अंगूठे से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यही आपसे मांगते हैं। थैंक यू सो मच for watching.